हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि मेरे नवंबर 2022 जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, इसमें मैंने क्या क्या गलतियाँ की और नेक्स्ट अटेम्प्ट में और जो भी अटेम्प्ट नेक्स्ट आप लोग दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस मुझे लगी है उसको मैंने सम अप किया है आपके लिए और अपने लिए भी, ताकि अगर अभी तो रिज़ल्ट वेटिंग, अब तो रिज़ल्ट का इंतज़ार हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन जनवरी। तब तक के लिए आई थॉट आई would add this thing for my future references and for somebody's help as well. So we'll start off with subject wise. Firstly we will begin with FR. सो FR में क्या हुआ था कि सब लोग जो मेरे आसपास के लोग थे, जो मैं टेलीग्राम ग्रुप्स भी देख रहा था, विच वॉज अ वेरी बैड थिंग, डोंट रेफर टेलीग्राम बिकॉज पीपल टॉक सो मच ऑफ थिंग्स ऑन टेलीग्राम दैट यू विल गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट दैम। तो प्रॉब्लम ये थी कि सब लोग ने मुझे कहा था कि FR के लिए तो 5 दिन लगते ही हैं, FR तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो FR के लिए सब लोगों ने 5 दिन, थोड़े लोग तो 10 दिन का टाइम रिजर्व कर लिया था कि अक्टूबर 20 तारीख से वो लोग सिर्फ FR पढ़े जा रहे थे 10 दिन के लिए। तो मेरे को लोगों को देख के ये एंग्जाइटी हो रही थी कि अरे ये लोग तो इतना पढ़ रहे हैं, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो शायद मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं जाएगा कंपैरेटिवली दूसरों के बराबर में। बट एक मेन प्रॉब्लम ये होती है, जब आप FR को इतना टाइम डेडिकेट कर देते हो ना, तो जो सब्जेक्ट्स आप सेकेंड ग्रुप के लास्ट में देने वाले हो, फॉर एग्जांपल DD ITT, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम गैप लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस शेड्यूल की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने अक्टूबर 14 को DT रिवाइज़ किया था और मेरे एग्ज़ाम के एक दिन पहले मतलब नवंबर 14 को DT रिवाइज़ किया था। तो मेरे को एक महीने का गैप थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था, तो थोड़ी चीज़ें मैं भूल गया था। तो ये गलती मेरे साथ हुई थी, तो आप लोग ये गलती को अवॉइड करना। FR के लिए मेरे हिसाब से 3 दिन काफ़ी है। एंड FR के टाइम पे ना, जब तुम फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब रिवाइज कर रहे होगे, उस टाइम पे ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा सम्स तुम प्रैक्टिस कर लो। एंड FR एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही वास्ट है, तो आई वुड एडवाइज, एग्ज़ाम में सम्स भी बहुत लंबे लंबे वाले आते हैं, मतलब इट्स वेरी लेंदी काइंड ऑफ सम्स। सो इट वुड बी बेटर इफ़ यू कुड डू सम राइटिंग प्रैक्टिस, वरना ना टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम के टाइम पे आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, आई कुड complete only 90 marks of paper, which was not satisfactory on my part because मैंने फाउंडेशन इंटर सब में 100 मार्क्स का कवर किया था एंड 100 मार्क्स का भी मैंने परफेक्टली कवर किया था, फिर भी मेरे को 47-46 मार्क्स आए थे अकाउंट्स के पेपर में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सम्स as much sums as possible while you're doing your first, second or third revision. बट आप एग्ज़ाम्स के पहले जब रिवाइज करते हो ना, मेक श्योर दैट यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ सम। आप लोग जब फर्स्ट सेकंड थर्ड में प्रैक्टिस कर रहे थे, उस टाइम पे ये मार्कअप कर लेना कि ये सब में मेरे को गलती हुई थी, फलाने जगह पे गलती हुई थी। मेरे साथ क्या होता था ना, फॉर एग्जांपल मैं IRR, वो डिस्काउंटिंग रेट जो होता है इंडीज, वो लीज वाले चैप्टर में, वहाँ पे मैंने बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करना भूल जाता था। या अगर फॉर एग्जांपल लीज़ में कुछ मॉडिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल लीज़ का नए टर्म्स पे मॉडिफाई कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल पहले 8% था, अब 6% है। तो मेरे साथ एग्ज़ाम में ये भी गलती हुई थी कि मैंने वो रेट्स को सीधा पढ़ा भी नहीं। तो मैंने पहले जब इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन करते थे तो 6% पे कर दिया, बाद में मुझे पता चला कि इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन तो 8% पे करना था, बाद में 6% को कन्वर्ट करना था। सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग योर क्वेश्चन वेरी परफेक्टली एंड वेरी प्रिसाइजली, एंड जो आपको मेन पॉइंट्स, जो नंबर्स आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, एंड इट इज़, मेरे को संकल्प सर, CA संकल्प कांस्टिया सर की एक बात याद आ रही है। द थिंग इज, if you're trying to solve a sum, make sure you write some short crisp summary about that sum, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में ना ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाए एंड यू डोंट हैव टू रेफर योर क्वेश्चन, बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। एंड FR में मेरे साथ एक गलती, मेरे को स्ट्रांगली ये बिलीव था कि चेन होल्डिंग, मतलब CFS में जो चेन होल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, सारे SM में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है चेन होल्डिंग का, वो क्वेश्चन बहुत अटेम्प्ट से नहीं आया था। तो मैंने वो सोचा कि ये इस बार तो चेन होल्डिंग का क्वेश्चन मस्ट आएगा। तो मैंने क्या किया था, मेरे को चेन होल्डिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। मेरे फैकल्टी जो थे उन्होंने तो अच्छा पढ़ाया था, लेकिन पता नहीं मेरे को कुछ समझ नहीं आया। सो आई मक्ड इट अप, आई लिटरली मक्ड इट अप। तो पूरा का पूरा मैंने याद कर लिया था, जो 5 दिन का मैंने रिवीजन शेड्यूल बनाया था उसमें एवरीडे आई यूज्ड टू सॉल्व
chain holding का question because I was very sure that this question will come in examination, but without logical explanation of the sum I just tried to by heart it. वो मेरे लिए एग्जाम में मैंने सोचा चेन होल्डिंग का क्वेश्चन तो ऐसा रटा हुआ है कि मैं डिट्टो जीरोक्स मार दूंगा सॉल्यूशन जो एसएम का है, तो मैंने कॉन्फिडेंटली पहला क्वेश्चन ही सी एफ एस का चालू कर दिया. बट प्रॉब्लम ये हुई कि थोड़ी देर के बाद मैं ना सम भूल गया था. थोड़ा कॉन्सेप्ट होता तो मेरे को याद आ जाता था कि नेक्स्ट क्या करना है कैसे करना है, तो मैं भूल गया तो मेरा पूरा बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ था, विच वॉज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर मी. एंड उसका इफेक्ट मुझे पूरे एग्जाम पे था, मतलब 3 घंटे के पूरा इफेक्ट था. मेक श्योर यू अवॉइड सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स. डोंट ट्राई टू मग अप एनी काइंड ऑफ सम. अगर समझ नहीं आता है तो आस्क योर टीचर सो मेनी टाइम्स until and unless you understand it, don't go for the next sum. और बेसिकली ये कंसेप्ट है कि एफ आर में ना बहुत ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है, तो लोग ये सोचते हैं कि इतना ज़्यादा लेंदी है तो इसको तो हम लोग ना बेसिकली छोटे छोटे चैप्टर्स कवर अप करते हैं. ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर रिवाइजिंग, गो फ्रॉम सी एफ एस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, लीज अकाउंटिंग एंड 115. इंडिया 115 जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स रिकॉग्नाइजेशन वो है ना, वो तो एकदम मस्त करके ही जाना है. वो चैप्टर ना मेरे को बहुत परेशान करता था. आई नेवर यूज टू अंडरस्टैंड थिंग, एंड उसमें तो था क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट एंड ऑल दैट. इट यूज टू बॉदर मी सो मच. बट मैंने एक अच्छा काम ये किया था कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले, आई प्रॉमिस यू दैट एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैंने प्रतीक जगाती सर, सी ए प्रतीक जगाती सर का एक वीडियो था, 6 आवर्स का वीडियो था. उसको मैंने 2x स्पीड में देखा तो 3 आवर्स में मेरे को कवर हो गया. बट वो 3 घंटे की प्रोडक्टिविटी जो थी मेरे लिए एग्ज़ाम में इंडिया 115 से 20 मार्क का क्वेश्चन आया था. मतलब सब पार्ट्स में 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. तो आई वॉज वेरी लकी दैट आई वॉज एबल टू सॉल्व ऑल द सम. 20 मार्क तो मेरे वो वीडियो की वजह से कवर हुए थे. सो थैंक्स टू प्रतीक जगाती सर. एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट ऑन एनी सम, उनका सम ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े मतलब बहुत ज़्यादा सम उनके यूट्यूब चैनल और उनके ऐप पे भी अवेलेबल है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं. सो दिस इज़ माई टेक ऑन एफ आर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. सो एस एफ एम में ये था, ये गलती तो मैंने नहीं की. मैं लेकिन जितने लोग को मैंने एग्ज़ाम हॉल में ऑब्जर्व किया था, मेरे सराउंडिंग्स को जब मैंने ऑब्जर्व किया था, तो लोगों ने ये गलती बहुत ज़्यादा की थी कि उन लोगों ने पोर्टफोलियो चैप्टर स्किप कर दिया था. उनको लगा कि पोर्टफोलियो तो सिर्फ 8 मार्क का आएगा, छोड़ो कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लेंगे. बट द प्रॉब्लम इज़ पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा वेटेज आया था इस बार नवंबर के अटेम्प्ट में. सो मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग फॉरेक्स एंड पोर्टफोलियो चैप्टर्स. दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. यू हैव टू डू देम एट एनी कॉस्ट. और एक थोड़ा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट लगता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे फेस डिफिकल्टी इन ब्लैक शोल्स मॉडल और समथिंग लाइक दैट. बट ब्लैक शोल्स मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत दिनों से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, तो मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट अटेम्प्ट में बी एस एम के ऊपर क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी है. तो मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग बी एस एम वेरी, मतलब बहुत अच्छे से इसको समझ के जाना. मेरे को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मेरे को फॉरेक्स के रेट्स जो कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती थी. आई ऑलवेज यूज टू मेक देम रॉन्ग. मैंने प्रैक्टिस सम्स में जितने बार भी किया तो हर एक बार मुझसे कभी ना कभी गलती हो जाती थी, बिकॉज मेरे को फॉरेक्स में इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं था. इट वॉज माई प्रॉब्लम. बट मेक श्योर जब आप ऐसा रेट्स का कन्वर्जन कर रहे हो तो एग्ज़ाम में गलती से आपको वो रेट कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है, इसके वजह से प्रॉब्लम पूरा रॉन्ग होने की संभावना है. सो मेक श्योर क्रॉस रेट है, आर्बिट्रेज के सम्स है, इसके ऊपर आप जब भी रेट कन्वर्जन का पार्ट करते हो ना, मेक श्योर यू आर डूइंग इट वेरी परफेक्टली एंड प्रिसाइजली, एंड इस पे गलती मत करना. तो लोगों का ये भी डाउट रहता है कि क्या वो मैनुअली सब लिख के सॉल्व करें. जैसा मैंने बताया था एफ आर के लिए तो लिख के सॉल्व करना अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से एस एफ एम के लिए, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, एस एफ एम के लिए पूरे सम्स को सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है. एज लॉन्ग एज यू हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, यू कैन जस्ट गो अहेड विद इट. मैंने तो सारे सम सिर्फ कैल्सी पे सॉल्व किए थे एंड आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट. अब मेरे को कैल्सी पे सॉल्व करने का ये एडवांटेज ये मिला था कि जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है, तो मैंने उस पर मोस्टली कैल्सी पे सम सॉल्व, मैंने 15 मिनट की जगह 25 मिनट लिए थे. बट आई यूज टू सॉल्व, मतलब मेरा सारा सम्स थोड़ा बहुत तो हो जा रहा था. मैं तो आधा सम तो मैंने सॉल्व कर दिया था. फिर उसके बाद मैंने जो पेंडिंग्स वाला था तब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन सॉल्व करा था, तो मैंने कर लिया था. सो इट वाज वेरी गुड थिंग टू हैव अ कैल्सी प्रैक्टिस. एक छोटी सी एडवाइस ये है कि एस एफ एम का पेपर लास्ट टाइम से थोड़ा इजी ही आ रहा है. एंड आप जो भी पेपर देखोगे, 4-5 अटेम्प्ट के पेपर देखोगे, तो इट्स कंपैरेटिवली ईजियर.
बट आप ओल्ड सिलेबस का जो पेपर्स थे वो बहुत टफ आ रहे थे एसएफएम के। बहुत दिनों से एसएफएम का पेपर टफ नहीं आया है, सो दिस इज अ गुड चांस दैट नेक्स्ट टाइम दे लास्ट एसएफएम एज द टफेस्ट पेपर। एज यू ऑल नो, वन पेपर इज टफेस्ट ऑफ 4, सो ट्राई टू सॉल्व एज मेनी। एसएफएम पे अच्छा सा ग्रिप ला लेना। सॉरी इफ माई हिंदी इज बैड, प्लीज एक्सक्यूज मी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो थियरी पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। थियरी पार्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली स्टार्टअप फाइनेंस का चैप्टर। ये तो 8 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, 4+4। इसको इतना अच्छा हो सके उतने अच्छे से इसको याद कर लेना, बिकॉज इफ़ यू आर मिसिंग स्टार्टअप फाइनेंस यू आर लूजिंग 8 मार्क्स। ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो। डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ द थियरी, डू लिटरली एवरी पार्ट ऑफ द थियरी। एंड माई एडवाइस इज, अगर आप थियरी का पार्ट में आपको समझने में मुश्किल आ रही है या याद करने में मुश्किल आ रही है, तो एक वीडियो था सीए जतिन नागपाल सर का, इनका क्रिवी एड्यू स्पेस बोल के एक चैनल है। You can refer that channel and he has this simplified theory book which is way beyond awesome. मैंने सिर्फ ये बुक रेफर की थी एंड मोस्ट आई मीन अपने को 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो 4 क्वेश्चंस तो थियरी उनके बुक से ही आए थे। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 20 मार्क्स फ्रॉम हिज थियरी बुक। एंड वो थियरी भी आपका सिर्फ मोस्टली 1 आवर और 1.5 आवर में रिवाइज हो ही जाएगा। सो फोकस ऑन द थियरी एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो द ऑडिट पेपर जो लास्ट टाइम से काफ़ी चर्चा में रहा है, पेपर थोड़ा मुश्किल सा आ रहा था पिछले अटेम्प्ट्स में, बट लकीली आई हैड ऑडिट फोबिया। मेरे को ऑडिट से इतना डर लगता था कि मेरे को लगता था कि अगर मैं ऑडिट क्लियर कर लूँगा तो मेरा ग्रुप 1 हो ही जाएगा। सो दिस टाइम ऑडिट पेपर वॉज वे ईजी। MCQs were so easy, and the questions, if you just look at them, you'll understand, okay, this is the answer, I know everything about it. And बहुत सारे questions ये भी थे कि आप generally you could answer them very easily. And एक गलती ये की थी कि मैंने थोड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल एथिक्स में जो बेसिक वाला पार्ट था, लाइक इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ये सब अपन लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं इन लोग को, ये टॉपिक को। वी बेसिकली प्रेफर ऑन क्लॉज नंबर्स एंड ऑल दैट। आई अंडरस्टैंड क्लॉज नंबर्स एंड आई मीन क्लॉजेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट डोंट स्किप द इनिशियल पार्ट ऑफ दैट प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर। एंड मेरे को इतना डर लग रहा था ऑडिट से, सो मैंने बहुत सारे बुक्स रेफर कर लिए थे। डोंट डू दैट एट ऑल। आपको सिर्फ एक बुक पे स्टिक करनी है, सिर्फ एक ही बुक है जो आपको लास्ट तक और लास्ट रिविजन पे भी यूज़ करनी है। माई एडवाइस इज, इफ़ यू वांट टू गो ऑन माई एडवाइस, यू कैन यूज़ दिस थिंग। मैंने शुभम केशवानी सर का नोट्स यूज़ किया था और पंकज गर्ग सर का स्कैनर यूज़ किया था। ये दो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। आई विल मेक अ वीडियो ऑन रिसोर्सेस इन सम अदर वीडियो, आई विल टॉक अबाउट दैट। एंड लॉ वाला पोर्शन है ऑडिट में, फॉर एग्जांपल कंपनी ऑडिट, लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, CFS, दिस प्लेस अ वेरी क्रूशियल पार्ट। अगर आपको दिक्कत आ रही है ऑडिट में, अगर आप ये कवर कर लेंगे ना, सिर्फ दिस पार्ट, फॉर एग्जाम्पल जो लॉ वाला पोर्शन है, अगर आप ये कवर कर लेंगे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू कवर अप 30% ऑफ द ऑडिट। अगर बैंक ऑडिट है, इंश्योरेंस ऑडिट है, दिस आर ऑल वेरी इजी, जो अपन रेगुलर लाइफ में करते हैं। इट्स ऑल आपको ये बहुत तो इजी से याद हो ही जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप कंपनी लॉ, ये सब लॉ के पोर्शन पे लेके आना है अपने को। उसके बाद जो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जनरली लोग गलती क्या करते हैं, जनरली ये गलती होती है कि हम लोग सेलेक्टिव एसेज पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे 600 पढ़ लिया, ऐसे 610, 620 ये पढ़ लिया, 500 पढ़ लिया। बट द थिंग इज एवरी एसे इज इक्वली इम्पोर्टेंट। थोड़े लोग तो ये है कि 400 सीरीज़ को छोड़ देते हैं, थोड़े लोग 700 सीरीज़ को छोड़ देते हैं। बेसिकली लोगों का परसेप्शन ये होता है कि 200 सीरीज़ और 600 सीरीज़ और 500 सीरीज़, सिर्फ यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी का ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं लोग। बट द थिंग इज एवरी एसे इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आपको MCQs में भी कहीं ना कहीं तो सारे एसेस का रेफरेंस मिल ही जाता है। सो मेक श्योर आपको एसेस को पूरी तरह से समझना है, और आपको ऐसा नहीं है कि सारा ऐसे याद करना है। एसेस में थोड़े पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल यूजिंग द हेल्प ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इसमें से थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जांपल क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना है। अगर आपको कोई ऐसे में डिफ़िकल्टी आ रही है तो एक वाला पोर्शन देख लेना कि यहाँ इस ऐसे में से मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे आ रहा है। आपको सिर्फ उस पे ध्यान देना है, ना कि पूरा कंप्लीट ऐसे पे आपको याद करने में बहुत टाइम लग जाएगा।
बट द थिंग इज एसेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। एवरी एसे 400 सीरीज पे बहुत ज़्यादा ग्रिप लाना है अपने को, और 700 सीरीज पे भी बहुत ज़्यादा ग्रिप लाना है, स्पेशली 710 720 इस पे अच्छा से ग्रिप लेके आना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एस क्यू सी वन और एस ए 220 इसमें से तो क्वेश्चन मैंडेटरली आता है। आपको SQ1 को बहुत अच्छे से देखना है और उसको कोरिलेट करना है SA 220 से। एग्जाम में ये भी गलती हो सकती है कि आप कंफ्यूजन में ऐसे नंबर भूल जाओगे। तो मेरे साथ ये हुआ था कि 610 है या 620 है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। लास्ट टाइम पे इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। सो आप यू हैव टू रिलाई ऑन द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड। आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्राइक करता है। जो आपको फर्स्ट स्ट्राइक किया होगा ना, वही आंसर सही होगा 90% ऑफ द टाइम्स। सो यू हैव टू रिलाई ऑन दैट। डोंट गेट अननेसेसरीली कंफ्यूज लाइक ये था कि वो था। इट्स नॉट नेसेसरी, डोंट गेट पैनिक। आपका ऐसे नंबर सही जाएगा। ऐसे नंबर अपने को इतनी बार पढ़ने पे ऑटोमेटिकली याद हो ही जाते हैं, बट सेफ साइड के लिए एग्जाम के दिन ऐसे इसको सारे ऐसे नंबर्स को रिवाइज कर लेना अच्छा रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज फेवरेट सब्जेक्ट, माय फेवरेट सब्जेक्ट, इट्स लॉ। इस बार लॉ का पेपर ना मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आया था। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट, पीपल वे सेइंग इट वाज वेरी लेंथी, बट द मोस्ट ट्रिकियस्ट पार्ट वाज पेपर में ना बहुत सारे पेनाल्टीज पूछे गए थे। मोस्टली हम लोग को पेनाल्टीज बहुत इग्नोर करते हैं क्योंकि बहुत सारे पेनाल्टीज हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एवरी पेनाल्टी, बट मेरे हिसाब से ना आप लोग को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेनाल्टी है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड वैल्यूअर की पेनाल्टी थी, वो इस बार एग्जाम में आई थी। और अपने को पामला पामला में सेक्शन 4 में पेनाल्टी है, वो भी एकदम इम्पोर्टेंट पेनाल्टी है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेनाल्टीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट ऑडिटर पे पेनाल्टी, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, डायरेक्टर के ऊपर पेनाल्टी, ये डायरेक्टर के चैप्टर में और थोड़े मिसलिनियस टॉपिक्स है। इसमें तो आपको पेनाल्टीज याद करने ही हैं। आप एक काम कीजिए, आपको मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे पेनाल्टी के, देयर इज नो अदर ऑप्शन। स्मॉल चैप्टर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। फॉर एग्जांपल सेबी एक्ट एक ऐसा चैप्टर है कि जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। पिछले जो अपना SCRA था वो तो डिलीट हो गया है, इसके वजह से सेबी एक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है और लोग ये चैप्टर को इग्नोर करते हैं। मैंने भी किया था ऑनेस्टली, बट डोंट इग्नोर दिस सेबी चैप्टर और आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन। ये छोटे छोटे चैप्टर्स को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल फॉरेन कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जो चैप्टर है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का चैप्टर है, एंड निधि कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम बहुत अमेंडमेंट्स थे, निधि के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। ये मिसलिनियस वाला चैप्टर था। स्पेशल कोर्ट्स ट्राइबल मतलब स्पेशल कोर्ट्स के बारे में एक टॉपिक था। जो बेसिक लॉ वाला पार्ट था CRPC को लेके, वो सब अपने को बेसिकली समझ में नहीं आता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। रेफर सम यूट्यूब वीडियोस फॉर दैट एंड हैव अ गुड क्लैरिटी अबाउट CRPC एंड ऑल दैट। ये मजिस्ट्रेट क्या है, तो ये 24 आवर्स में कोर्ट में प्रेजेंट करना है विक्टिम को, तो इसका प्रोसीजर क्या है। आप एक बार एक लॉ का वीडियो रेफर कर लेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये स्पेशल कोर्ट का टॉपिक तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इस पर लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था। दिस अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट दे माइट आस्क इट अगेन, सो रेफर दैट। एंड दैट्स ऑल विद ग्रुप 1 गाइस। मैं आपको ग्रुप 2 के लिए दूसरे वीडियो में कनेक्ट करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू, see you tomorrow.